हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के इंडाइसेस एंड रिपोर्ट पे। देखिएगा, आपके जो एग्जाम होने वाले हैं अगस्त मंथ में हो या सितंबर में हो, ऑब्वियस सी बात है आपको एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। लेकिन स्पेशली जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक इन 6 महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस रिलीज हुए हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेशन लेंदी हो सकता है तो आप इसे 2 पार्ट्स में आराम से बैठकर देख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन सेशन पूरा देखना है। अगर आप लोगों ने ये 6 महीने का कंपाइलेशन देख लिया तो आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपका सारा डेटा कवर हो जाएगा जो आपको 110% एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। इसके पहले मैंने जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो डिस्कस की थी। जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक की जो भी अपॉइंटमेंट्स थी जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम इंडाइसेस एंड रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि आपके 6 महीने के इंपॉर्टेंट डे, 6 महीने के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, 6 महीने के इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम, 6 मंथ की नेशनल न्यूज, 6 मंथ की इंडाइसेस एंड रिपोर्ट, 6 मंथ की मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो इस तरीके से 10 टॉपिक आपका पूरा कंपाइलेशन जो है वो 6 मंथली मैगजीन में अवेलेबल है। और मैगजीन आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। आप वहां से प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अब देखो, कोई भी इंडाइसेस आप पढ़ो तो 3 बातों को आपको याद रखना है। पहली बात, किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस इंस्टीट्यूट के द्वारा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज किया जा रहा है, टॉप कंट्री कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है। क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें हर एक कंट्री का इवोल्यूशन किया है कि कौन सी कंट्री कितना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रही है। तो यहाँ पर जो टॉप 3 पोजीशन है वो खाली है, कोई भी टॉप 3 कंट्रीज नहीं है जो टॉप रैंकिंग हो। 4th नंबर पे आपको डेनमार्क देखने को मिल जाएगा और इंडिया की रैंकिंग 10th नंबर पे है, जबकि बॉटम पर आपको देखने को मिलेगा ईरान। बॉटम पे कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा बॉटम पे है ईरान। आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि टॉप 3 पोजीशंस खाली हैं। 4th नंबर पे डेनमार्क है, 5th नंबर पे नीदरलैंड आपको मिल जाएगा, 10वें नंबर पे आपको इंडिया है। ठीक है, 10वें नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट 67th नंबर पे आपको ईरान देखने को मिल जाएगा इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ये 2025 का इंडेक्स है। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो लास्ट ईयर एग्जाम में एमपीपीएससी ने भी पूछा था और एसएससी ने भी पूछा था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, चलो अगली कहानी को समझ लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताता है जेंडर इक्वलिटी को। ठीक है, और यहाँ पर आइसलैंड आपको 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर टॉप पर देखने को मिल रहा है। आइसलैंड के बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कौन रिलीज करता है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इंडिया आपको देखने को मिलेगी 129 पोजीशन पे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा कि आइसलैंड टॉप पे है, फिर फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूके है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आप लोगों ने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 कंट्रीज में भारत की रैंकिंग 130th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी और इंडिया का जो स्कोर है वो 0.85 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आपका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। भारत की रैंकिंग 130 है, भारत का स्कोर 0.685 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ना बात करते हैं टॉप कंट्रीज के बारे में। तो टॉप कंट्री है आइसलैंड, देन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये टॉप 3 नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें बॉटम कंट्री कौन सी है? तो बॉटम कंट्री है माली, इसका स्कोर 0.4 आपको देखने को मिल जाएगा। तो माली आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। क्लियर इतनी चीजें? अब
यहाँ पे माली के अलावा नाइजर, चाड और सबसे नीचे 193 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा साउथ सुडान, जिसकी रैंकिंग 0.3 है। तो बिल्कुल बॉटम पे साउथ सुडान आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कि कोई भी देश है वहां पर कैपिटा इनकम कितनी है, एजुकेशन का लेवल कितना है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज कोई भी व्यक्ति कितने सालों तक जीवित है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो अगली कहानी समझेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स जो है वो बताता है किसी भी कंट्री की मीडिया को कितनी फ्रीडम है, कि सरकार के खिलाफ आप कितनी बातें बोल सकते हो। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करता है सिंस 2002। कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अगर टॉप रैंकिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो आपको नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलेगी। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है और बॉटम पे आपको इरिट्रिया देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। बॉटम पे कौन है? इरिट्रिया है। नाउ बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया वेरी सीरियस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। यू कैन सी द पोजीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पोजीशन 155 नंबर पे है। 180 देशों की रैंकिंग में इंडिया 151 नंबर पे वेरी सीरियस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का स्कोर 32.96 आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, तो हम लोग ने ग्लोबल जेंडर इंडेक्स देख लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लिया, सीसीपीआई को देख लिया और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लिया। ये चारों इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो पीवाईक्यू उठा के देख लो, लास्ट ईयर के रेलवे और एसएससी के पेपर उठा के देख लो, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके सेट में ना आए, आपके दोस्त के सेट में आए, मतलब किसी ना किसी सेट में आपको 100% देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक का डेटा अच्छा लग रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये 6 मंथली कंपाइलेशन किया जा रहा है। ठीक है, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आता ना पढ़ाने में। तो जिस तरीके से आप लोग ने गवर्नमेंट स्कीम्स को देखा है, वैसे आप अपॉइंटमेंट्स को देखो और इंडाइसेस को देखो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मोर अपडेट के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज, मंथली मैगजीन, 6 मंथली मैगजीन, पीवाईक्यूज, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं केयर एज स्टेट रैंकिंग के बारे में। ये जो केयर एज स्टेट रैंकिंग है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, 7 की पिलर्स पे किसी भी राज्य की रैंकिंग की जाती है केयर रेटिंग के द्वारा। ठीक है, इसे रिलीज करता है केयर रेटिंग। इसमें देखा जाता है किसी भी राज्य का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कहता है कैसा है, फिजिकल मैनेजमेंट कितना है, फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ कितना है। ऐसे 7 की पिलर्स पे केयर एज स्टेट रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है, और ये आपका सेकेंड एडिशन देखने को मिल जाएगा। नौ बात करते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है, तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमी परफॉर्मेंस में, फिजिकल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, हर एक कैटेगरी में जो टॉप रैंकिंग स्टेट है वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे गुजरात एंड थर्ड नंबर पे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट महाराष्ट्र फर्स्ट है, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे कर्नाटका है। ना बात करते हैं बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट आपके कौन कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये आपको बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट देखने को मिलेंगे। अब इस रेटिंग में क्या करते हैं, सभी राज्यों को दो ग्रुप, ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करते हैं। ग्रुप बी का मतलब होता है आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, आपके जो हिली स्टेट्स हैं, उनकी रैंकिंग। तो आपके जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य में टॉप पर कौन है, गोवा आपको देखने को मिलेगा। अदर जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है वो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल एंड आसाम है। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनॉमी रैंकिंग, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी की गई। ओवरऑल रैंकिंग देख ली कि ओवरऑल महाराष्ट्र टॉप पर है, और जो छोटे राज्य हैं उसमें ओवरऑल पे गोवा टॉप पर है, लेकिन यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के वाइज भी रैंकिंग की गई है। जैसे कि इकोनॉमी रैंकिंग में आपको गुजरात टॉप पर देखने को मिल जाएगा कि प्रॉपरली एफडीआई फ्लो हो रहा है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक पिलर स्ट्रॉन्ग है, तो गुजरात फर्स्ट है, देन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आपको मिल जाएंगे, और छोटे राज्यों में सिक्किम है। एनवायरमेंटल रैंकिंग मतलब किस तरीके से आपके यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, आप फॉरेस्ट कवर के लिए क्या काम कर रहे हो, तो कर्नाटका आपको एयर क्वालिटी के मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, एनवायरमेंट के मामले में टॉप पर मिलेगा, तो कर्नाटका टॉप पर, उसके बाद तेलंगाना है। छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश आपको टॉप पर मिलेगा।
नाउ बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में, सुशासन के बारे में कि आपके यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज कैसी हैं, किस तरीके से आप उनको डील कर रहे हो, ठीक है? तो आपका जो गवर्नेंस है उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में उत्तराखंड आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेलवे, रोड, रेल रूट के बारे में, पावर एबिलिटी के बारे में, ठीक है? इन सब के बारे में बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा टॉप पर है, और छोटे राज्यों में गोवा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सोशल रैंकिंग के बारे में। सोशल रैंकिंग रैंकिंग का मतलब है कि किस तरीके से आपका जो राज्य है वो एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, सोशल पिलर कैसा है। तो केरला आपको टॉप पर मिल जाएगा, छोटे राज्यों में गोवा एंड मिजोरम आपको देखने को मिलेंगे। फिस्कल रैंकिंग की बात हो रही है। फिस्कल रैंकिंग मतलब डेट मैनेजमेंट आपका कैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है आपका। तो उड़ीसा राज्य फर्स्ट नंबर पे है, और ग्रुप बी में मतलब छोटे राज्यों में उत्तराखंड आपको मिल जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट रैंकिंग में, ठीक है, अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट में महाराष्ट्र टॉप पर है, और छोटे राज्यों में गोवा आपको मिल जाएगा। तो अगर आप पर्टिकुलर स्टेट का तैयारी कर रहे हो तब तो आपको इंडिविजुअल पैरामीटर्स पता होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो ओवरऑल पैरामीटर है ना, आप उसको याद रख लो, उतने में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। केयर रेटिंग के द्वारा इस इंडेक्स को पब्लिश किया है 7 की पिलर्स पर। ना बात करते हैं सिप्री के बारे में। सिप्री का फुल फॉर्म एग्जाम में आपको देखने को पहले भी मिला है और वापस मिल सकता है। सिप्री का मतलब क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म है। और सिप्री ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट एक एनुअल पब्लिकेशन है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है? ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अलग अलग देशों का मिलिट्री में कितना खर्चा है, कितना हर एक देश अपनी मिलिट्री पे, आर्म्स के लिए कितना खर्चा कर रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो पूरी दुनिया में जितने भी देश है वो अपनी मिलिट्री पे 2.46 ट्रिलियन डॉलर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। डन इतनी चीजें, जो कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 2.5% है। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 2.5% आपकी मिलिट्री में खर्चा हो रहा है। सबसे ज्यादा मिलिट्री में खर्चा कौन करता है? हम सभी को पता है, अमेरिका करता है। अमेरिका के बाद चाइना और रशिया आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खर्चा जो करता है वो यूएसए करता है, फिर चाइना करता है और रशिया करता है। ना बात करते हैं इंडिया का खर्चा कितना है। तो इंडिया का जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर है वो 86.1 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया की जीडीपी का 2.3% है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट भारत अपनी मिलिट्री पे अपनी जीडीपी का कितना परसेंट खर्चा करती है, आंसर हो जाएगा 2.3% का खर्चा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट के बारे में, जिसको रिलीज किया है डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, मर्चेंडाइज का कितना है, ठीक है, आपकी सर्विसेज का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो पूरा यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता है। अब आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसराइल गाजा लड़ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग देशों के आपके कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ईरान, टर्की, सभी लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं। तो इसके कारण क्या होता है, पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब तो होती है। रेड सी में जैसे कि होती रिबेल्स का अटैक हो रहा था, तो इसके कारण सप्लाई चेन पे तो इम्पैक्ट होता है। तो डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड का जो मर्चेंडाइज आपका ट्रेड है वो 0.2% डिक्लाइन हुआ है। ये बात इसमें मेंशन की गई है। अब यहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इंडिया की बातें कर लेते हैं। अब इंडिया, तो इंडिया जो है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 14th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इंडिया जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का 2.2% वर्ल्ड का शेयर करता है। अब इंपोर्ट में इंडिया 7th पोजीशन पे है, ठीक है। कमर्शियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में 6th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ बातें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, तो डब्ल्यूटीओ की ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। डन इतनी चीजें। चलो यहाँ पे वही कंपैरिजन किया हुआ है कि किसका ग्रोथ हुआ है, किसका डिक्लाइन हुआ है, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। लिखा है ना 2025 में 0.2% का डिक्लाइन आपको मर्चेंडाइज ट्रेड में पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में मार्केस एग्रीमेंट के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके की रिपोर्ट, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट एंड एड फॉर ट्रेड इन एक्शन रिपोर्ट को पब्लिश करता है। चलो अगली कहानी समझते हैं, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2025। तो यहाँ पर
वर्ल्ड का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में है। इसका पूरा नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, अमेरिका में है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि सबसे अधिक पैसेंजर्स को एवरी ईयर डील करता है। सेकंड नंबर पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी चीजें। चलो अगली कहानी को समझ लेते हैं। अब क्या टॉप 10 में इंडिया का कोई एयरपोर्ट है? आंसर है यस। 9th नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 9th नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें अंकटाट की इस रिपोर्ट से क्वेश्चंस बने हुए थे। ठीक है, तो आइए हम अंकटाट की इसी रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। तो क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आंसर हो जाएगा अंकटाट के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि दुनिया भर में एफडीआई का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है, कितना, कौन सा देश है, कहाँ पे कितना ज्यादा एफडीआई आ रहा है, भारत में कितना एफडीआई आ रहा है, ये सारी बातें इसमें मेंशन होती है। तो इसमें कहा है कि पूरी दुनिया भर में जो एफडीआई है वो डिक्लाइन हुआ है। कितना? 1.9% यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अगर देखा जाए एफडीआई रिसीव करने के मामले में वर्ल्ड में 16th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंस 1991 एफडीआई ये जो आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है अंकटाड के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा एफडीआई आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में, अमेरिका के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद हांगकांग है, और भारत 16वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा एफडीआई के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2024 में भारत का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 27.55 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत जो है एफडीआई रिसीव करने के मामले में 16वें स्थान पर है, जबकि 2023 में हम 15वें स्थान पर थे। अब आउटफ्लो, भारत से भी तो पैसा बाहर विदेशों में जा रहा है ना, भारत से भी पैसा विदेशों में जा रहा है, तो आउटफ्लो के मामले में बात कर लेते हैं। तो आउटफ्लो के मामले में इंडिया जो है वो उसका आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं 13 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 23 बिलियन डॉलर का आपको देखने को मिल रहा है। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में इंडिया 4th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इंडिया 5th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो अंकटाड ने पब्लिश की है। अंकटाड का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। अब एवरी ईयर ये लोग बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में, जो है सीआरएस का डेटा। सीआरएस का मतलब है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर ये बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में जो आपका सेक्स रेशियो है वो कितना है। तो इसमें पता लगा कि बिहार जो राज्य है वो लोवेस्ट है सेक्स रेशियो एट बर्थ 2022 में। ठीक है, बिहार राज्य में पर 1000 मेल मतलब मेल पर आपको केवल 891 गर्ल्स देखने को मिलेंगी एज पर द सीआरएस डेटा। तो बिहार हैज रिकॉर्डेड द लोवेस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, बिहार के बाद आपको महाराष्ट्र और तेलंगाना देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो कहाँ पर है? आप देख सकते हैं बिहार में। बिहार में 891, फिर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और गुजरात है। नाउ बात करते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं नागालैंड में सबसे ज्यादा है। नागालैंड के बाद आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। नागालैंड में पर 1000 बॉयज के जन्म होने पर, लड़के के जन्म होने पर 1068 आपको लड़कियां देखने को मिलेंगी। मतलब लड़कियां ज्यादा है नागालैंड में लड़कों के कंपैरिजन में एट बर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये क्वेश्चन भी एसएससी पूछता है, आप लोग ने भी देखा होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को रिलीज किया गया है। इस में बताया गया है कि आईआईटी दिल्ली इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईआईटी दिल्ली है। बट ये तो इंडिया का है ना, वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड में ये 123 नंबर पे है। इंडिया में तो फर्स्ट है, बट वर्ल्ड में ये 123 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा।
क्लियर है। और 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर MIT जो इंस्टीट्यूट है यूएसए में, वो आपको टॉप इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, IIT दिल्ली 123 पे है, फिर IIT दिल्ली के बाद IIT बॉम्बे है, IIT मद्रास है। ये टॉप 3 इंडियन इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड का जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो MIT आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस साल जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश की गई है, इसमें भारत की 54 इंडियन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। और नंबर ऑफ एंट्रीज के मामले में इंडिया 4th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। और 12 IIT को इस साल की रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो टॉप इंस्टीट्यूट वर्ल्ड का MIT है, MIT के बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन है, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको अमेरिका की देखने को मिल जाएगी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे। ठीक है जी, इतनी चीजें। चलो अगली कहानी समझते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था, PYQ है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 118 कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी, किस तरीके से आप ट्रांजिशन लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से आप फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी को हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना चाहते हैं। तो इंडिया 71st नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, स्वीडन फर्स्ट पे है, स्वीडन के बाद फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। और कॉन्गो जो है वो बॉटम कंट्री देखने को मिल जाएगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ठीक है, now बात करते हैं 2025 के स्काई ट्रैक्स अवार्ड के बारे में। तो ये जो स्काई ट्रैक्स अवार्ड है, जो बेस्ट एयरलाइन होती हैं, लो कॉस्ट एयरलाइंस होती हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो दुनिया की जो बेस्ट एयरलाइन है वो कतर एयरवेज आपको फर्स्ट नंबर पे, सिंगापुर एयरलाइन सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं इंडिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसका नाम है इंडिगो। और इंडिगो जो है वो बेस्ट एयरलाइन एंड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन है साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया की बेस्ट एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो आपको देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अवार्ड कैटेगरी में। और कतार एयरवेज 9th ईयर आपको टॉप एयरलाइंस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं, यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश हुई है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2025। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 जो कि बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करता है। इसमें आपको टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट IISc बेंगलुरु देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे IISc बेंगलुरु की जो पोजीशन है वो 633 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? किसके अकॉर्डिंगली? यूएस न्यूज एंड रिपोर्ट वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडिया में IISc बेंगलुरु है, फिर सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे आपको मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली आपको मिल जाएगा। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। स्पेशली जो स्टेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MPPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था और आपको भी क्वेश्चन अपने स्टेट एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के तो मैंने पेपर नहीं देखे, MP के एग्जाम्स देखे हैं और MP के एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इसे डेवलप करता है नीति आयोग। कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करता है। इसमें देखा जाता है कि इंडिया का GDP क्या है, अलग अलग राज्यों का कंट्रीब्यूशन क्या है, डेमोग्राफी क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू क्या है। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे देखे जाते हैं। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिल जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ एंड गोवा है। ठीक है, तो नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पर टॉप स्टेट कौन सा है? उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ एंड गोवा। अब यहाँ पे राज्यों को उनके स्कोर के अकॉर्डिंगली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अचीवर कैटेगरी जिनकी रैंकिंग 1 to 5 होती है, फ्रंट रनर कैटेगरी 6 to 10 रैंकिंग, परफॉर्मर कैटेगरी 11 से 14 और एस्पिरेशनल कैटेगरी 15 से 18 होती है। तो आप अचीवर कैटेगरी देख सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको अपने राज्यों से देखना है कि मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ठीक है, केरला किस कैटेगरी में? एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। तमिलनाडु कहाँ है? परफॉर्मर कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। तो अपने अपने राज्यों को देख लो, बाकी ओवरऑल आपको ये वाली लाइन याद रखनी है। ठीक है, डन इतनी चीजें? यहाँ तक कोई समस्या परेशानी समझ में आ रहा है? बढ़िया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में। तो अभी मैंने सिखाया है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है ये भी अंकटाट का है।
अंकटाट एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, जिसमें नेटवर्क रेडीनेस के बारे में बताया जाता है कि कोई भी कंट्री है उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट में हम क्या काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट R&D में हमारे देश में क्या काम हो रहा है, उसके आधार पे ये रेटिंग की जाती है। तो इंडिया जो है वो 36 पोजीशन पे है आउट ऑफ 170 कंट्रीज। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया 36 स्थान पर है। अब यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें 99 है, स्किल डेवलपमेंट में 113 है, R&D करने में 3rd नंबर पे है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10वें नंबर पे है। ये आप अगर मिस करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप ओवरऑल याद रख सकते हो कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया 36 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो अगली कहानी को समझ लेते हैं। इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट। अब भारत अपने AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया वर्ल्ड में 10th नंबर पे आता है AI में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में। इंडिया ने 2023 में 11,943 11,943 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। ठीक है, इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप डेवलपिंग कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी AI इन्वेस्टमेंट के मामले में। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको याद रखना है। ठीक, 36 पोजीशन पे भारत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रेडीनेस में। नाउ एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया के बारे में। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इस एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है जिसका नाम है एनर्जी स्टैटिक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि हमारे देश में एनर्जी का प्रोडक्शन कितना है, कोल एनर्जी, ग्लोब आपका थर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कितना है, कितना कंजप्शन है ना, ये सारी बातें इस पर मेंशन की जाती हैं। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसमें क्या कहा गया है कि टोटल एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, कि भारत में अप्रोक्सीमेटली 1800 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई है, और हमारी डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे ज्यादा है 40%। अगर हम एनर्जी के सोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोल का है। हम सभी को पता है कि जो थर्मल पावर स्टेशन है वहां से ही एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड प्रोडक्शन किया जाता है। तो कोल का कंट्रीब्यूशन 48 है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का कंट्रीब्यूशन 28 है, नेचुरल गैसेस 8% है, रिन्यूएबल एनर्जी का 12% आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने इसमें कोल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन के बारे में बात की है। इसमें कहा गया है कि हमारे देश का जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है कोल रिजर्व का, जो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स हैं वो उड़ीसा राज्य में है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में है। पूरे भारत का जितना टोटल कोल रिजर्व है 85% इन्हीं राज्यों में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत का जो टोटल लिग्नाइट की बात करते हैं, क्योंकि कोल की 4 वैरायटी होती है आपको पता है, एंथ्रेसाइट है, विटामिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। तो जो लिग्नाइट कोयला होता है, तो लिग्नाइट कोयले का जो रिजर्व है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में जो कोयले का प्रोडक्शन है वो 950 मिलियन टन आपको देखने को मिलता है, और भारत चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है कोल प्रोडक्शन के मामले में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। नेचुरल गैसेस के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल गैसेस सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिल रही हैं? तो देखिएगा, अब अगर हम भारत के मैप के बारे में बात करें तो आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ऑयल रिजर्व। तो वेस्टर्न कोस्ट में आपका 31% आपका नेचुरल गैसेस है, और 24% आपको ईस्टर्न कोस्ट में आपकी नेचुरल गैसेस देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश 6%, आसाम राज्य 15%, गुजरात 5%, राजस्थान 6% नेचुरल गैस में कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की है। नाउ बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ के बारे में। तो विंड पावर, तो विंड पावर का मतलब जो हमारी टोटल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो पोटेंशियल है वो लगभग 55% का विंड पावर का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अगर विंड पावर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में विंड पावर का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो, तो ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया है, आपको जो PDF मिल जाएगी तो आप इसको और अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ग्राफ के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से। ये सारी बातें यहाँ पर डिटेल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा हमें बताई गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज किया है। ठीक है, और ये फर्स्ट एडिशन है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का।
मतलब अलग अलग जो हमारे राज्य है उसमें पंचायत लेवल पे क्या काम हो रहा है, उनके गवर्नेंस के लिए, उन्हें डिजिटल करने के लिए क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसमें गुजरात आपको टॉप पर देखने को मिलेगा, गुजरात एंड तेलंगाना स्टेट। ठीक है, कौन टॉप पर है? गुजरात एंड तेलंगाना स्टेट है। यहाँ पर देखिएगा, वैसे हम लोगों ने क्या किया, पूरे राज्यों को अगेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, फ्रंट रनर कैटेगरी में 699 पंचायत है, गुजरात टॉप पर है, उसके बाद तेलंगाना है। परफॉर्मर कैटेगरी में आपको गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना देखने को मिल जाएंगे, मतलब उनकी इतनी इतनी पंचायत देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी पंचायत गुजरात की फ्रंट रनर कैटेगरी में, इतनी पंचायत गुजरात की परफॉर्मर कैटेगरी में है। इतना पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो टॉप वाले मैंने बताया उतना पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आप इंडाइसिस पढ़ रहे हो, रिपोर्ट पढ़ रहे हो, तो इस बात को आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये जो पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे है वो एवरी मंथ रिलीज हो रहा है। हर महीने अप्रैल का अलग मिल रहा है आपको, जून का अलग मिल रहा है, लेकिन हर एक महीने का हमको नहीं पढ़ना है। हमें जो पूरे साल भर का दिया है डेटा, हम बस पूरे साल का डेटा पढ़ेंगे। हर एक महीने के डेटा को स्किप कर देना है आपको। ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहा है वो स्किप कर देना, हर महीने का डेटा आपसे कोई नहीं पूछने बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे के बारे में। ठीक है, इसे कौन रिलीज करता है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो 4.9% हमारे देश में 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर रूरल एरिया में बात करें तो ये डिक्रीज हुई है, 4.3 से 4.2% आपको देखने को मिल जाएगी। अर्बन एरिया में बात करें तो मेल में इंक्रीज हुई है 6 से लेकर 6.1%, और फीमेल में डिक्रीज हुई है 8.9 से 8.2%। ना बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, मतलब हमारे देश में जितने भी युवा हैं जिनकी उम्र 15 साल या 15 साल से ज्यादा है और जो काम करना चाहते हैं, उनके परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे देश में डिक्लाइन हुआ है, 59.8 से डिक्लाइन होकर 59.68% आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर आप मेल और फीमेल अलग अलग आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी डिक्लाइन हुआ है, 58 से 57.7 आपको देखने को मिलेगा। ये पीआईबी का डेटा है, और पीआईबी में इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़ सकते हो। मैंने जो हाईलाइट्स है वो आपको हाईलाइट्स बता दी है, जहां से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, चलो नाउ बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग के बारे में। तो इसमें एशिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर की गई है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में, इसमें आपको टॉप पर इंडिया का आईआईएससी बेंगलुरु देखने को मिलेगा। इंडिया में टॉप पर कौन है? आईआईएससी बेंगलुरु है। इसकी ओवरऑल रैंकिंग आपको 38 नंबर पे मिल जाएगी। इसके अलावा 111वें नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, 131वें नंबर पे आईआईटी इंदौर है। इस तरीके से आपको रैंकिंग मिलेगी। ना बात करते ग्लोबल ट्रेंड के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेंड के बारे में, तो चाइना चाइना डोमिनेट कर रहा है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। चाइना की सिंहुआ यूनिवर्सिटी और पैकिंग यूनिवर्सिटी टॉप 2 पोजीशन पे है। वहीं सिंगापुर का जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो आपको 3rd नंबर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एशिया कॉन्टिनेंट में 38 नंबर पे हमारा आईआईएससी बेंगलुरु आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? पहली बार इस रैंकिंग में 4 नई कंट्री इंक्लूड हुई हैं, उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया एंड सीरिया। ठीक, चलो अगली कहानी को समझते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक 123rd आउट ऑफ 143 कंट्री इन रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी। अब जैसे कि भारत एक युवाओं का देश है, अब जो युवा है वो कल ना कल बूढ़ा तो होगा ही, वृद्ध होगा ही। और वृद्ध जब कोई पॉपुलेशन किसी कंट्री में हो जाती है तो उसके लिए आप कितने तैयार हो? क्या आप लोगों ने उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी बना रखी है? क्या आप लोगों ने उनको सोशल जस्टिस देने के ऊपर काम कर रहे हैं? तो उस तरीके से इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। ये है आपकी ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। इसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि इंडिया जो है वो 123 नंबर पे है आउट ऑफ 143 कंट्री, की हम कितना रेडी है एजिंग सोसाइटी के लिए। फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर डेनमार्क और स्वीडन आपको देखने को मिल जाएगा। और बॉटम पे आपको मिलेगा रवांडा। बॉटम पे कौन है? रवांडा है। और मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ के लिए कुवैत फर्स्ट नंबर पे, इंडिया 93rd पे है। फूड सिक्योरिटी में इंडिया 97 पोजीशन पे है और डेनमार्क फर्स्ट पे है। टेक्नोलॉजी में इंडिया 132 नंबर पे और आइसलैंड टॉप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आई थिंक अपन ने पढ़ लिया है, नीति आयोग का इंडेक्स है। टॉप 5 स्टेट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा है। बॉटम पे पंजाब, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था। ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इन सभी पैरामीटर्स पे कवर किया जाता है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, मोबाइलाइजेशन, ठीक है, डेट इंडेक्स कितना है, डेट सस्टेनेबिलिटी कितनी है, इस पे इस पैरामीटर को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अचीवर कैटेगरी अब हमने ये देख लिए हैं। ओके, ये हमने थोड़ा सा देख लिए हैं, आप इनको और वापस से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अगली कहानी को समझ लेते हैं हम यहाँ पे। इंडिया रैंक सेकेंड फॉर साइबर अटैक इन 2024। अब लगातार साइबर अटैक के केसेस आपको देखने को मिलते हैं भारत में और अलग अलग देशों में भी, राइट। तो इंडिया जो है वो आपको सेकेंड नंबर पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका में 2024 में 140 बड़े साइबर अटैक हुए हैं। थर्ड नंबर पे इजराइल आपको देखने को मिलेगा और इंडिया सेकेंड नंबर पे है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 95 एंटिटीज हैं जो कि विक्टिम हुई हैं साइबर अटैक से। ठीक है, जो टॉप अटैकर ग्रुप्स रहे हैं वो लॉकबिट, किलसैक और रेंसम हब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। 2024 में भारत में 95 अटैक हुए हैं, साइबर अटैक। नेक्स्ट है इंडियन आईटी जाइंट लीड 2025 ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विस रैंकिंग। अब यहाँ पे जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 है वो दुनिया भर की जो टॉप आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, आईटी फर्म्स हैं, उनकी रैंकिंग पब्लिश करता है। ठीक है, इसमें 3 इंडियन फर्म्स हैं जो टॉप 10 लिस्ट में है। 3 इंडियन आईटी फर्म्स हैं जो टॉप 10 आईटी सर्विसेज की लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लगातार जो 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रही है आईटी कंपनी, वो आपको असेंचर देखने को मिलेगी। असेंचर के बाद टीसीएस और टीसीएस के बाद इन्फोसिस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। ग्लोबल 500 कंपनीज यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर इंडियन कंपनीज की बात करो तो इंडिया में पहले टाटा है, फिर इन्फोसिस है, फिर एचडीएफसी और एलआईसी आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 25 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स के बारे में तो सबसे ऊपर एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आईटी कंपनीज की बात करते हैं तो आईटी कंपनी में सबसे ऊपर असेंचर है और भारत में सबसे ऊपर आपको टीसीएस देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड फोर्थ ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या बताता है कि कोई भी कंट्री जो है उसके पास उसकी मिलिट्री कैसी है, मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, मिलिट्री के पास कैसे वेपन्स हैं, उसके आधार पर इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। और इंडिया की जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड की 4th नंबर की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। सबसे ऊपर अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर चाइना है और 4th नंबर पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2006 से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को रिलीज यहाँ पर किया जा रहा है। नाउ बात करते हैं भूटान। तो भूटान जो है 145th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा और हमारा हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 12वीं पोजीशन पे। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारे देश की जो मिलिट्री है वो 4th नंबर की सबसे पावरफुल मिलिट्री आपको देखने को मिल जा रही है। सबसे ऊपर अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मतलब लीड्स रिपोर्ट के बारे में। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट। अब हम लोगों ने कई तरीके के प्रोजेक्ट रन किए हैं अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। हम लोग ने पीएम गति शक्ति पीएम गति शक्ति मिशन की शुरुआत भी की थी और ये 6वां एडिशन यहाँ पर रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें हमारा बेसिकली फंक्शन ये होता है, हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा राज्य है जो लॉजिस्टिक में सबसे आगे है, किसने अपनी रोड्स अच्छी बनवाई हैं, वेयर हाउसेज अच्छे हैं, राइट। तो उसके आधार पर इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलो डीपीआईआईटी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है जिसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विस, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इन सारे पैरामीटर को जज किया जाता है। अब इसमें सभी राज्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज होती हैं? तो आपके कोस्टल एरिया, लैंडलॉक स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कोस्टल ग्रुप्स की बात करते हैं तो कोस्टल ग्रुप पे टॉप पर है गुजरात। सभी को पता है कि गुजरात का लॉजिस्टिक काफी अच्छा है। गुजरात की जो मुंद्रा पोर्ट वगैरह है वो लॉजिस्टिक के लिए वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्स की कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो अचीवर कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र है। फास्ट मूवर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश और एस्पायर कैटेगरी में केरला है। कोस्टल ग्रुप में लैंडलॉक जैसे कि मध्य प्रदेश जिसके पास कोई भी समुद्र नहीं है, पानी नहीं, मतलब पानी का कोई भी बॉर्डर नहीं है, राइट। तो अचीवर कैटेगरी में हरियाणा, तेलंगाना, यूपी है। फास्ट मूवर में बिहार,
हिमाचल और मध्य प्रदेश है। एस्पायर कैटेगरी में छत्तीसगढ़ है। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में अचीवर कैटेगरी में आसाम है, फास्ट मूवर में मेघालय और एस्पायर कैटेगरी में मणिपुर है। नाउ बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो यूनियन टेरिटरी में अचीवर में आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा, फास्ट मूवर में दादर नागर हवेली और एस्पायर में अंडमान निकोबार एंड लद्दाख आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी यहाँ पे मतलब सभी अचीवर कैटेगरी आपको एक साथ लिख दी गई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री के बारे में, रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो रिसेंटली यहाँ पर एडीआर रिपोर्ट आई थी। एडीआर का मतलब है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, ये हमारे देश के सबसे ज्यादा रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके पास टोटल असेट 931 करोड़ रुपीस का है। और अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो पुअरेस्ट आपको सीएम देखने को मिलेंगी, जिनके पास टोटल जो उनका असेट है वो 15 लाख रुपए बताया गया है एज पर दिस रिपोर्ट। यहाँ पे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और यूनियन टेरिटरी में जो भी आपके अगर चीफ मिनिस्टर है तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे रिचेस्ट कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है। सेकंड नंबर पे आपको रिचेस्ट कैटेगरी में मिल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम, ठीक है, पेमा खांडू जी। और थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा सिद्धारमैया फ्रॉम कर्नाटका। पुएस्ट में आपको देखने को मिलेंगे ममता बनर्जी हैं, फिर ओमर अब्दुल्ला हैं और पिनराई विजयन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? डन इतनी चीजें? चलो, ये एडीआर का रिपोर्ट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अगली कहानी को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कितने हाँ, मतलब किस देश में कितना करप्शन है? आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसी एजेंसीज हो सकती है जिसमें आपका भ्रष्टाचार चल रहा हो। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यहाँ पर आया है और यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा किस पोजिशन पे? 96 नंबर पे इंडिया देखने को मिलेगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, सेवंथ कॉन्जिक्यूटिव ईयर आपको डेनमार्क टॉप पर मिलेगा, फिर फिनलैंड है और फिर सिंगापुर है। अगर बॉटम की बात करें, बॉटम मतलब मोस्ट करप्टेड कंट्री, तो मोस्ट करप्टेड कंट्री आपको साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुला देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुला आपकी मोस्ट करप्टेड कंट्री है। यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक स्कोरिंग की जाती है। 0 का मतलब होता है हाईली करप्टेड, वहीं 100 का मतलब होता है लीस्ट करप्टेड। ठीक है, 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज करते हुए आ रही है। अब नीति आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है हायर स्टडीज पे, हायर एजुकेशन पे, और इस रिपोर्ट का नाम है एक्सपांडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब इसमें की फाइंडिंग क्या है? तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य की जीडीपी का कितना परसेंट उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्चा हो रहा है। तो अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्चा एजुकेशन में कौन खर्चा करता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टेट अलोकेटिंग द मोस्ट टू हायर एजुकेशन इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी जीडीपी का 8.11% एजुकेशन में दे रही है। सेकंड नंबर पे मणिपुर और मेघालय है। स्टेट विद द लोवेस्ट हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो तेलंगाना गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का केवल और केवल मतलब 1% से भी कम 0.18% अपने एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है। वहीं गुजरात भी 0.23% ही अपनी एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है। स्टेट विद हाईएस्ट हायर एजुकेशन बजट। अब बजट के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य का एजुकेशन के लिए बजट सबसे ज्यादा है 11,421 करोड़, फिर बिहार और तमिलनाडु का है। स्टेट विद लोवेस्ट हायर एजुकेशन बजट आपको सिक्किम 142 करोड़, फिर आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? अब यहाँ पे बात हो रही है पर यूथ पर कितना खर्चा किया जा रहा है। तो पर यूथ स्पेंडिंग के मामले में केरला टॉप पर है, फिर तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं यूनिवर्सिटी डेंसिटीज के मामले में। तो आप यहाँ पे जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे डार्क ब्लू है मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी डेंसिटी ज्यादा है। मतलब आपकी आबादी के अनुसार 1 लाख की पॉपुलेशन पे आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज है। तो यूनिवर्सिटी डेंसिटी के मामले में अगर बात करते हैं तो सिक्किम हाईएस्ट है। सिक्किम आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। सिक्किम के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल है। ठीक है, इतनी चीजें ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये सभी बातें किसने रिलीज की है? नीति आयोग ने रिलीज करने का काम किया, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है,
चलिए नाउ बात करते हैं लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के बारे में। मतलब कोई भी देश किस तरीके से अपनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स को तैयार कर रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को तैयार कर रहा है और उनको लीड सर्टिफिकेशन मिले हैं। मतलब ऐसी जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होती हैं ना, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं, ऐसी बिल्डिंग को जो सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आपको इस सर्टिफिकेशन में देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड नंबर पे कनाडा है एंड थर्ड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया रिटेन इट्स थर्ड पोजीशन ग्लोबली इन द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीड सर्टिफिकेशन रैंकिंग, और इंडिया के 370 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको लीड सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए ना बात कर लेते हैं। अब एक और यहाँ पे रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट रिपोर्ट। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य की रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या किया जाता है, हमें को सभी को पता है कि जब हमारे देश में 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूट को लाया गया था, पंचायतों का गठन किया गया था और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ठीक है, ये पहली रिपोर्ट जो है वो 2006-7 में अनवील की गई थी और इसे प्रिपेयर करने का काम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च करती है। इसमें बेसिकली कैपेसिटी इनहांसमेंट, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, फंक्शन क्या है उसके आधार पे, पंचायतों के आधार पे रैंकिंग की जाती है। तो कर्नाटका टॉप पर है, फिर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप देख लीजिएगा। चलो अगली कहानी को समझते हैं यहाँ पे। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। वेस्ट बंगाल लीड्स इंडिया इन वर्ड काउंट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। अब यहाँ पे क्या किया गया था, जो हमारे देश में पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनकी स्पीसीज को काउंट किया गया था। ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट जो कि लार्जेस्ट ग्लोबल वर्डिंग इवेंट है, जिसमें दुनिया भर के जो वर्ड वॉचर्स होते हैं वो वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की काउंटिंग करने का काम करते हैं। और इस साल जो वेस्ट बंगाल है वो हमारे देश में बर्ड स्पीसीज के मामले पे टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में टोटल 1068 नई स्पीसीज हमें बर्ड्स की मिली हैं और इन 1068 में से 543 जो स्पीसीज हैं वो हमें कहाँ पर मिली हैं, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगी। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग में आपको 252 स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी। तो बर्ड काउंट में सबसे ऊपर आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड है, आसाम है, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है मुकेश अंबानीज फैमिली सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द ब्लूमबर्ग एशिया रिचेस्ट फैमिली लिस्ट। तो ब्लूमबर्ग ने एशिया की जो सबसे रिचेस्ट फैमिलीज हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश किया है और यहाँ पे जो मुकेश अंबानी की फैमिली है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है, वो यहाँ पे इनकी नेट वर्थ कितनी है, 90.5 बिलियन डॉलर की आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे अमीर जो फैमिली है, रिचेस्ट जो फैमिली है एशिया की, वो मुकेश अंबानी की फैमिली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रेजिंग फंड थ्रू द आईपीओ। अब आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में नई नई कंपनीज ओपन होती हैं, कंपनीज जो है वो फंडिंग रेज करती हैं और जब उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो जाती है तो ऐसी कंपनीज को हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज कहते हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी थोड़ी सी रिच हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और फंड और रेज करना चाहती हैं, तो उसमें वो क्या करती हैं, आईपीओ को, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लेकर आती हैं और आईपीओ के जरिए क्या करती हैं, फंड को रेज करती हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो आईपीओ से फंड रेज करने के मामले में विश्व की सबसे मतलब विश्व का फर्स्ट नंबर का देश आपको देखने को मिलेगा। तो इंडस वैली रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फंड रेज करता है थ्रू द आईपीओ। 2024 में इंडिया ने 19.5 बिलियन डॉलर फंड रेज किए थे थ्रू द आईपीओ। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है जी, भारत ने 2024 में 268 आईपीओ रिलीज किए। भारत में 2024 में 268 आईपीओ रिलीज हुए थे। इन 268 आईपीओ से 19.5 बिलियन डॉलर फंड को रेज किया गया। जो पूरी वर्ल्ड में मनी रेज की गई है उसका 23% आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो इंडिया में आईपीओ 2024 में आया था वो हुंडई मोटर्स का आईपीओ आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन। अब आप सभी को पता है गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों में आपको क्या देखने को मिलती है, डॉल्फिन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहली बार जो रिवराइन डॉल्फिन है उनका एस्टिमेशन किया गया, पता लगाया गया कि रिवर्स में कितनी डॉल्फिन अवेलेबल है। तो इसमें लगभग गंगा नदी की सहायक नदियां, इंडस रिवर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को शामिल किया गया है। और पता लगा कि जो आपकी डॉल्फिन है उनकी टोटल पॉपुलेशन 6327 आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा जो रिवराइन डॉल्फिन है वो यूपी में है, यूपी के बाद बिहार और बिहार के बाद आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इस सर्वे में लगभग 8500 किलोमीटर के रिवराइन सिस्टम को कवर करने का काम किया गया है। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पर है, यूपी में है। और नदियों की बात करें तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन है वो गंगा नदी में है, 6324 गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज में आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाएंगी। इस सर्वे को जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, यूपी, बिहार, आसाम, झारखंड, राजस्थान के द्वारा किया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, टर्टल सर्विलाइज अलायंस के द्वारा, सबके द्वारा इसे तैयार किया गया है। ना बात करते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में। तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली डॉल्फिन होती हैं। ठीक है, इनके की फीचर्स ये होते हैं कि ये ब्लाइंड होती हैं और ये नेविगेट करने के लिए साउंड वेव का इस्तेमाल यहाँ पर करती हुई दिखाई देती हैं। मेनली इनके हैबिटेट नेपाल, बांग्लादेश और भारत में है, मतलब गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों में आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन यूपी, बिहार, आसाम में है और इन्हें आईयूसीएन की इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है। गंगा नदी की जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है इनको 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया था और ये जो है वो शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल है और 2020 में हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सिप्री, सिप्री का इम्पोर्ट रिपोर्ट। पहले हम लोग ने एक्सपेंडिचर रिपोर्ट देखी थी कि सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री पे खर्चा कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, राइट। इंडिया फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिल गया था। अब बात करते हैं आर्म इम्पोर्ट के मामले में कि सबसे ज्यादा जो हथियारों की खरीदारी कौन कर रहा है, वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा हथियारों को खरीद रहा है। ठीक है, तो यूक्रेन जो है उसने रिप्लेस कर दिया इंडिया को। पहले सबसे बड़ा जो आर्म इंपोर्टर था वो इंडिया था, लेकिन अभी आपका जब वॉर शुरू हुई है जब से, तो यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट कर रहा है। तो यूक्रेन फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद इंडिया और कतार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यूक्रेन बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है। और यूक्रेन पूरे वर्ल्ड का 8.8% इंपोर्ट करता है, इंडिया 8.3% इंपोर्ट करता है। सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, अब खरीद रहे हो तो कोई तो बेच रहा होगा ना। तो सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो यूएसए, फ्रांस और रशिया आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिप्री का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, 1966 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट कहानी समझ लेते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो सेवंथ एडिशन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की गई है आईक्यू एयर के द्वारा और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया फिफ्थ नंबर पे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। इंडिया पांचवें नंबर में विश्व का सबसे प्रदूषित देश आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडिया की हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के बारे में बात करें तो आपको मेघालय में देखने को मिलता है बर्नी हाट। बर्नी हाट विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर पे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। सबसे ऊपर चार्ड है, चार्ट के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अगर हम बात करते हैं पीएम 2.5 के बारे में, तो डब्ल्यू कहता है कि अगर पीएम 2.5 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, मतलब वो हवा जो है वो प्रदूषित है। जबकि भारत का जो पीएम 2.5 है वो 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि 10 टाइम्स ज्यादा है डब्ल्यू की लिमिट से। नई दिल्ली जो भारत की कैपिटल है वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे पीएम 2.5 का कंसंट्रेशन 91.8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 138 कंट्रीज की यहाँ पर रैंकिंग की गई है। केवल 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो डब्ल्यू की टाइमलाइन को या डब्ल्यू की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाएगी, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेंडा, आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, इतनी चीजें, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है जो मैंने आपको बता दी।
ठीक है। बर्नीहाट मेघालय फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द इंडिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे दिल्ली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको काकरगंदा देखने को मिलेगा जो कि कजाकिस्तान में है, ठीक। ओके। आईक्यू एयर के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, सिंस 2019 इसको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में। तो ये 12th एडिशन आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा रिलीज किया गया है। टेररिज्म के मामले में इंडिया 14वें स्थान पर है, मतलब लोगों की एक्सीडेंट, मतलब जो अभी आपके एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, डेथ हुई है, होस्टेजेस बनाया गया है टेररिस्ट के द्वारा, इंजरी हुई है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही पहलगाम में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक ही था ना वो। तो इंडिया 14वें स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो जनरली इस्लामिक स्टेट ही है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको वायलेंस देखने को मिल रहा है। बुर्किना फैसो, पाकिस्तान और सीरिया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में आपको टॉप कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी हैं? बुर्किना फैसो है, पाकिस्तान है, सीरिया है, फिर माली है, और भारत आपको 14वें स्थान पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हम सभी को पता है विश्व का सबसे तो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है। तो अगेन फिनलैंड आपको टॉप पर मिलेगा। जनरली नॉर्डिक कंट्री जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको हमेशा टॉप पर मिलती है, और फिनलैंड 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर आपको टॉप पर मिलेगा। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये आपको टॉप पर कंट्रीज देखने को मिलेंगी। नाउ बात कर लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कहाँ पर है। तो इंडिया उतना ज्यादा खुश नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। इंडिया 118वें स्थान पर है। इंडिया 118 नंबर पे है आउट ऑफ 147 कंट्रीज, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है वो बॉटम कंट्रीज देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, ये क्वेश्चन भी तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हाउसेज द वेलबींग रिसर्च सेंटर, गैलिप एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इसके जो फैक्टर होते हैं वो पर कैपिटा इनकम होती है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, सोशल सपोर्ट है, परसेप्शन ऑफ करप्शन है, और जेनरसिटी है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया इमर्ज एज अ 4th लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब इन द वर्ल्ड। अब सबसे ज्यादा अमीर लोग कहाँ पर हैं? ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमीर लोग जो है वो अमेरिका में है, अमेरिका के बाद चाइना में है, चाइना के बाद जापान में है, और चौथे नंबर पे जो सबसे वेल्दिएस्ट लोग हैं, सबसे ज्यादा जो अमीर लोग हैं वो भारत में है। तो ये जो 19th एडिशन है वेल्थ रिपोर्ट 2025 का रिलीज किया गया है, इसमें इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है वेल्थ हब के मामले में, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। द नंबर ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन द कंट्री हैज राइजन फ्रॉम 80,000 टू 85,000। तो हमारे देश में 85,698 लोग ऐसे हैं जो बिलियनियर हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। और इनकी संख्या 93,000 हो जाएगी 2028 तक, ठीक है। वेल्थ रिपोर्ट को लंदन यूके बेस्ड एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है नाइट फ्रैंक, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ना बात करते हैं इंडिया में बिलियनियर्स की पॉपुलेशन कितनी है। तो 191 बिलियनियर्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे कंपेयर टू 2023, ठीक है। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स कहाँ होंगे? अमेरिका में होंगे, फिर चाइना में होंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। ना बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स के बारे में 2025। तो 2025 में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड की लिस्ट पब्लिश हुई है, उसमें टॉप 10 में आपको भारत का भी एक इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिलेगा विच इज LIC। और LIC आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे है, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें दुनिया भर की जो टॉप इंश्योरेंस कंपनी है उसकी रैंकिंग की गई है। तो पोलैंड की जो इंश्योरेंस फर्म है PZU, ये आपकी टॉप परफॉर्मिंग है। सेकंड नंबर पे चाइना की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड नंबर पे आपको LIC देखने को मिल जाएगा। वहीं जो SBI लाइफ है उसकी रैंकिंग 76 है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंकटाड की एक और रिपोर्ट के बारे में, बस हार्डली 5 मिनट लगेगा, रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट डन, ठीक। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब अंकटाड ने रिसेंटली अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया। इसमें बताया गया कि हर एक कंट्री ने देश के अलग अलग बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कितना कितना डेट लेके रखा है, उधारी लेके रखी है। तो इसमें पता चला कि $97 ट्रिलियन की उधारी पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया का डेट देखते हैं तो इंडिया का डेट 2.9
ट्रिलियन डॉलर का आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की है, तो हमें केवल इंडिया के डेट से मतलब है, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। अब जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, मेडिकल है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है, और ये 15th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। 5 अलग अलग कैटेगरीज में हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है। कौन कौन सी कैटेगरी है? आर्ट एंड ह्यूमैनिटी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। इस साल भारत की अगर देखा जाए तो भारत के 79 इंस्टीट्यूट की 533 एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। 79 इंस्टीट्यूट्स की 533 एंटिटीज आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो आर्ट की पहले हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर लेते हैं, फिर इंडिया लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्ट कैटेगरी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। अगर इंजीनियरिंग में बात करते थे, एमआईटी टॉप पर है। नेचुरल साइंस में अगर बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। लाइफ साइंस में भी आप देख पा रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको टॉप पर मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नीचे आकर थोड़ा सा, सोशल साइंस पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के इंस्टीट्यूट अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी में बात करते हैं तो आईएसएम धनबाद टॉप पर आपको मिल जाएगा, इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग कैटेगरी में, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आईआईटी बॉम्बे आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। डन। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विस रिपोर्ट। तो दुनिया भर की जो बेस्ट आईटी कंपनीज है उनकी रैंकिंग है। असेंचर टॉप पर है, टीसीएस सेकंड नंबर पे है, इन्फोसिस थर्ड नंबर पे है। पहले भी हम लोग ने ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट को एक बार गो थ्रू किया था, ठीक है। तो वापस से यही है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक। डन इतनी चीजें। तो ये आपको मिल गए हैं सारे के सारे 6 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस और रिपोर्ट्स थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें आने वाले सेशंस में हम करेंगे, ठीक है। तो आप इसका पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।